यह भारत जिसका ग्लोबल इकोनॉमी में जिस भारत की हिस्सेदारी 25% हुआ करती थी, यह देश जब 1947 में आजाद होता है तो भारत की हिस्सेदारी मात्र 3% रह गई थी। अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 3% रह गई थी। हमारी कोई हैसियत नहीं रह गई थी। एक्सपोर्ट लगभग हमारा ना के बराबर था। एक समय था टेक्सटाइल, भारत का टेक्सटाइल और कपड़ा उत्पादन में भारत दुनिया के अंदर अग्रणी माना जाता था। आज देश आजाद हुए 78 वर्ष हो गए, आज भी दुनिया के अंदर कपड़े की कोई ऐसी ब्रांड हम नहीं दे पा रहे हैं 78 वर्ष के बाद भी, जो दुनिया की मार्केट में भारत को एक नई पहचान दिला सके। छोटे छोटे देशों ने इसमें महारत हासिल कर ली। भारत अब उस दिशा में कार्य कर रहा है। यानी जो देश कभी कपड़ा उत्पादन में दुनिया के अंदर नंबर 1 पर था, धीरे धीरे करके उसकी तकनीक समाप्त कर दी गई, उसके मार्केट को समाप्त कर दिया गया, उसके उद्योग धंधे ऐसे ही हमारे कुटीर और लघु उद्योग धीरे धीरे करके बंद किए गए। परिणाम क्या था? भारत विपन्न होता गया। खेती बाड़ी पर अत्यधिक निर्भरता ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह समाप्त कर दिया और परिणाम क्या था कि उद्योग जगत के साथ ही हम लोगों ने इन सभी क्षेत्रों से हमें हाथ धोना पड़ा है। और कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी थी। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल रहा है। देश की सर्वाधिक आबादी यहां निवास करती है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज भी 4थे स्थान पर है भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे। लेकिन कृषि योग्य भूमि और इतनी उर्वरा भूमि है, दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। सबसे उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और वाराणसी, गाजीपुर और बलिया तक के पूरे भूभाग को अगर आप देखेंगे, इतनी समतल भूमि और इतना विशाल मैदान दुनिया के अंदर अन्यत्र देख पाना, जहां पर बहुत ही कम जगह ऐसी होती हैं जहां पर इतना विस्तृत भूभाग हो, जहां पर महीन मिट्टी हो, जिसमें अत्यंत उर्वरता यानी जिसकी उर्वरता इतनी महत्वपूर्ण हो, जिसके बारे में कहा गया कि सोना उगलने की सामर्थ्य रखती है यहां की धरती। इतनी उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश की, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का यह प्रदेश, और इसीलिए तो सबसे बड़ी आबादी का राज्य बन गया। यानी क्षेत्रफल में अगर आप भारत के अंदर देखेंगे हम 4थे स्थान पर, लेकिन आबादी में हम नंबर 1 स्थान पर। उत्तर प्रदेश की आबादी के बाद अगर कोई राज्य दूसरा कोई नंबर 2 पर है तो वही राज्य है जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है। यानी ऐसा भी नहीं कि वह उत्तर प्रदेश का 3/4 हो, आधी से कम ही आबादी किसी अन्य राज्य में निवास करती है। भले वह क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश के समकक्ष हो, उत्तर प्रदेश से बड़ा हो, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से बड़ा, राजस्थान उत्तर प्रदेश से बड़ा। राजस्थान की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की 1/4 है और मध्य प्रदेश की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की 1/3 है। और इतने बड़े विस्तृत भूभाग में इतनी बड़ी आबादी रह रही है तो कुछ तो धरती की विशेषता रही होगी, कुछ तो रहा होगा। जब लोग इसके बारे में कहते हैं, मैं एक बार देख रहा था 2047 में 1947 में भारत क्या था, उत्तर प्रदेश क्या था। ठीक है,
उत्तर प्रदेश देश के अंदर हमारा हिस्सेदारी 3% रह गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश 1947 में देश के अंदर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? 1947 में उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में 14% का योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश हुआ करता था 1947 से लेकर के 1960 तक। 1960 तक उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 का राज्य था। लेकिन धीरे धीरे करके 1947 के बाद उत्तर प्रदेश लगातार इसमें गिरावट आती गई। 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैं इस बारे में सोच रहा था कि वास्तव में कौन से वे कारक थे। हमारे पास अच्छी भूमि है, हमारे पास युवा शक्ति है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, फिर कौन से वे कारक हैं जिन कारणों से उत्तर प्रदेश पिछड़ गया? क्या कारण हो सकते हैं? तो उसी समय मुझे एक निमंत्रण मिला था 3 देशों का, सिंगापुर, थाईलैंड और म्यांमार का। म्यांमार में एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट समिट था, उसमें मुझे भाग लेना था। भारत सरकार ने मुझे कहा कि इसमें आप जाइए और इस कार्यक्रम में भागीदार बनिए। तो मैं उन कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए गया। तो मुझे वहां पर थाईलैंड में 2017 की मैं बात कर रहा हूं, थाईलैंड में वहां के कॉमर्स मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई, चर्चा हो रही थी। इसके बाद जापान के एक डेलीगेशन से मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। मैंने इसी बात को लेके कहा, क्योंकि थाईलैंड में तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी वहां पे रहती है। और एक समय था जब वहां की करेंसी भारत की करेंसी से कम हुआ करती थी, यानी उसकी कीमत कम हुआ करती थी। आज उसकी कीमत ज्यादा हो गई है, भारत की कम है। कारण क्या है? जापान की कहानी आप सबके सामने है। जापान 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग तबाह हो गया था, लेकिन एक जापान कैसे दुनिया का विकसित जापान बन गया, ये कहानी हर जवान पर है। ये सीखने की भी है, जानने की भी है, और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी बन सकती है। जापान से मैंने ही पूछा, मैंने कहा भी आखिर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण क्या है, कैसे आपने इन चीजों को वहां पे कवर किया है। ये बात सामने आई, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा हमारे यहाँ इतने प्रोविंस हैं, हर प्रोविंस को हमने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए उन्हें इस जिम्मेदारी को दी है। यही बात मुझे थाईलैंड ने भी बताई कि हमने इस रूप में अपने अपने यहाँ अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यों को दिया है, अलग अलग प्रोडक्ट को हमने दिया है। उन लोगों ने उस पर काम शुरू किया, इनोवेशन को बढ़ावा दिया, अन्य चीजों के लिए भी हम लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। मैं उत्तर प्रदेश वापस जब आया 17 में ही, एक सप्ताह की विजिट थी, तो वापस आया। हम लोगों ने बचपन में सुना था, हम लोग सुनते थे कि हापुड़ के पापड़, मेरठ की रेवड़ी और गजक, आगरा के पेठा के बारे में। तो मैंने कहा ये तो सब खाने की चीजें हैं, अन्य चीजें क्या हैं? फिर मैंने मालूम किया, मैंने कहा यहां पे कुछ अन्य चीजें। मुझे बताया गया कि हाँ सब, लखनऊ में चिकनकारी का काम बहुत महीन होता है,
अब लगभग मृत प्राय से है, मार्केट नहीं है। भदोई की कारपेट अच्छी होती थी लेकिन मृत प्राय सा है। मुरादाबाद का पीतल का उद्योग था लेकिन मृत प्राय सा है। फिरोजाबाद का ग्लास हां था लेकिन मृत प्राय सा है। देखो मैं ये सब नाम गिन रहा हूं और इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन ब्रिटिश कालखंड के दौरान इनकी तकनीक को और आजाद भारत में भी इन्हें तकनीक के साथ जोड़ने, इनको समाज की डिमांड के अनुसार उस प्रकार की डिजाइन के साथ जोड़ने, उनको पैकेजिंग के साथ जोड़ने, मार्केट से लिंक करने और एक्सपोर्ट से जोड़ने की कभी कोई व्यवस्था नहीं की है। तो मैंने एक कमेटी बनाई और कमेटी बना करके मैंने कहा भाई ये देखो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में देखो कितने प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं। 75 में से 57 जनपदों की यूनिक प्रोडक्ट मिली। याद रखना ये जो बड़े उद्योग लगते हैं, बड़े उद्योग के लिए एंकर यूनिट के रूप में कोई उनकी आधारशिला को पुख्ता कर सकता है तो वह सबसे अच्छा एमएसएमई का बेस होता है जो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद था। लेकिन हतोत्साहित था, निराश था, हताश था, लोग पलायन कर रहे थे, कारीगर भाग रहे थे। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उन्हें परेशान करता था, कहीं पे कोई अन्य लोग उन्हें परेशान करते थे, कोई उनके पास चारा नहीं था। और जो भी देश अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों का अपमान करे, अपने उद्योग जगत की अवमानना करे, वह कभी पनप नहीं सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके सामने आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और यही सब कुछ होता था यहां पर। तो मैंने कभी 75 में से 57 जनपदों में तो हमें मिला, बाकी 18 में क्या होगा? तो 18 में हम लोगों ने कहा चलो कुछ तो और मिलेगा। जैसे सिद्धार्थनगर जिले में कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा वहां पे काला नमक चावल तो है, भगवान बुद्ध के समय से 2500 वर्षों से चला आ रहा है। आप इसी का प्रोडक्शन करके, इसी को हम पैकेजिंग करके भगवान बुद्ध की प्रसाद के रूप में एक्सपोर्ट करेंगे। गोरखपुर के लिए क्या होगा? हमने कहा यहां टेराकोटा है, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की इस उत्पाद को हम प्रमोट करेंगे। ऐसे ही मुजफ्फरनगर के लिए आया, क्या होगा? हमने कहा वहां पर पहले धूरा था, उन्होंने कहा साहब अब हम लोग आधुनिक मशीनरी अपनाना चाहते हैं, इससे हमें मुक्ति मिले। तो मैंने कहा इसमें क्या हो सकता है फिर बताओ? उन्होंने कहा हम गन्ने का उत्पादन करते हैं। तो मैंने कहा गन्ने में और क्या हो सकता है? उन्होंने कहा ऑर्गेनिक गुड़। हमने कहा गुड़ के साथ इनको जोड़ दो। ऐसे ही जोड़ा गया। परिणाम क्या है? हमने नाम दिया उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, एमएसएमई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एमएसएमई प्रोडक्ट के माध्यम से 96 लाख यूनिट संचालित कर रहे हैं। 96 लाख, और 96 लाख यूनिट में कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 करोड़ परिवार केवल इस एमएसएमई उद्योग के साथ जुड़ा हुआ है। आप सोचो ये बंद रहता तो क्या होता है? यहां का नौजवान हताश रहता, निराश होता, अपराध करता या दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करता है। लेकिन यहां पर इसको पुनर्जीवित किया गया, वो यहीं पे काम प्राप्त कर रहा है। रिजल्ट क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज देश के अंदर छा गया। एक होड़ लगी है हर राज्य में, हम भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़ेंगे, हम भी अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएंगे। और वो ब्रांड तो यूपी के नाम पे चस्पा हो गया है। और इनमें भी जो हमारे प्रोडक्ट हैं,
हमने तो अभी 75 का ही किया, लेकिन 77 ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जिसको जीआई टैग मिला है, जिसको दुनिया के अंदर किसी भी मार्केट में उसको कोई नकार नहीं सकता है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर इन पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों में हुआ है। परिणाम क्या है? लगभग 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान जब अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम हमें पहली बार 17 में आयोजित करना था, आयोजन के साथ जोड़ने के लिए कैसे होगा, इतने दीप कहां से जलेंगे? आप आश्चर्य करेंगे कि अयोध्या के साथ साथ मुझे प्रदेश भर से 51,000 दीप मंगाने पड़े थे, मिट्टी के दीपक। और अब हमने अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को, यहीं के कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक और सोलर चाक दिए। हमने कहा आप खूब दीपक बनाइए, बेचिए भी, मिट्टी फ्री में देंगे। परिणाम क्या है? आज अगर हम लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में करते हैं तो 51,000 नहीं, 25 लाख दीपक जलाते हैं वहां, 25 लाख, और सब अयोध्या में ही बनते हैं। अब वहीं पर नहीं, हर घर में लोग मिट्टी के दीपक जला रहे हैं। नहीं तो चीन की वे लड़ियां लाई जाती थी, उनको लोग अपने घरों में जलाते थे। यानी त्योहार आपका और उस झालर से लेकर के, फुलझड़ी से लेकर के, और गौरी गणपति यानी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी चीन बनाता था। आज चीन मार्केट से गायब हो गया है। अब हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्पाद को मार्केट मिल गया है, तो यहां का मुनाफा यहीं पे लग रहा है। अब इसका परिणाम क्या है? एक तो मैंने रोजगार बताया आपको, 2 करोड़ लोगों को इसमें नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। दूसरा, 1947 से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी जो थी वो कितनी थी? 12,75,000 करोड़ की। 12,75,000 करोड़। और इस वर्ष के अंत तक यानी 9 वर्ष में हम उसको कहां पहुंचाने जा रहे हैं? 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने जा रहे हैं, 36 लाख करोड़ तक। यह है ग्रोथ। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हुई है। यानी 43,000 2016-17 में थी, आज वह 1,20,000 पहुंच रही है। यह है कहानी विकास की। परिणाम हर एक सेक्टर में विकास से देखने को मिला है। हस्तशिल्पी और कारीगरों को हम लोगों ने एक व्यवस्था के साथ जोड़ा है, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, डिजाइन के साथ जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा। परिणाम हम सबके सामने है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस स्कीम ने एक और खेती किसानी में जो काम कर रहे थे, खेतीहर मजदूर थे, उन लोगों को इधर अतिरिक्त कार्य दिया। खेती और किसानी के लिए जो टीम काम कर रही थी, उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। आपने देखा होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को देखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, ये सभी स्कीम उनके वेलफेयर के साथ। और आज डीबीटी के माध्यम से अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों को हम लोगों ने केवल 2,86,000 करोड़ रुपए केवल हमने गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का किया है, जो सीधे उनके खाते में गया है, जिससे किसान अपने उत्पाद का सही दाम प्राप्त कर सके। धान और गेहूं के क्रय को सीधे किसानों से खरीदने की व्यवस्था हुई। आज लागत का 1.5 गुना किसान प्राप्त कर रहा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में तो किसान अब 3-3 फसल ले रहा है। सिंचाई की सुविधा हुई, उसकी लागत कम हुई, उत्पादन बढ़ा, लेकिन अभी बहुत कुछ संभावनाएं इसमें छुपी हुई है, बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है। और उन्हीं पर आगे के कार्य योजना तैयार करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, अब गोरखपुर की ही कहानी आप करें। आज से 10 साल पहले गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय होता था, बाद में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ा। आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। यानी अगर हम लोग इन 8-10 वर्षों में 1 से 4 पर पहुंच सकते हैं, तमाम अन्य संस्थान आए हैं। गीडा, जहां निवेश करने से लोग डरते थे, आज निवेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां निवेश नहीं होता था, लोग डरते थे, जो पहले से निवेश था वह भाग रहा था, आज एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। पहले स्वास्थ्य के केंद्र के रूप में गोरखपुर में एकमात्र मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, और वह भी स्वयं बीमार था, साधन नहीं थे। एक बेड पे 4-4 बच्चे लिटाए जाते थे, भयंकर बदबू रहती थी। आप अनुमान करिए कि बेड एक इस सीजन में इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चे जब आते थे, एक बच्चे के साथ 5-6 परिजन होते थे, उसी वार्ड में बैठे हैं। ऊपर पंखा नहीं, एसी तो कोसों दूर है, पंखे भी नहीं होते थे, गंदगी का अंबार रहता था। और उस दुर्व्यवस्था में कैसे उन बच्चों की जान बच सकती थी, ये हालत थे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के। आज बीमारी भी दूर हो गई है, और इंसेफ्लाइटिस वार्ड को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे संस्थानों के वार्ड उसके सामने फेल हो जाएंगे। आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाकर के बाल रोग विभाग के उन वार्ड को थोड़ा देखें। एम्स गोरखपुर में आ गया, लोगों के लिए कल्पना थी, लेकिन आज ये हकीकत में बदल चुकी है। ये विकास की प्रक्रिया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहना क्या।